आप सभी का एक ऐसे मुद्दे पर स्वागत है जो बस्तर की जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दरअसल बस्तर के बीजापुर जिला मुख्यालय में लगभग 12 एकड़ की जमीन, आदिवासी जमीन, एक गैर आदिवासी ने खरीदी। जिस आदिवासी ने ये जमीन बेची थी, दरअसल उससे छल कपट करने की बात सामने आती है। मुजफ्फर खान नाम आता है सामने, जिसने ये जमीन खरीदी थी। इस मामले को मिच्चा रमैया, जो कि जमीन का मालिकाना हक रखते थे, उनकी मौत हो चुकी है। 1970 की दशक की बात है ये, जिस वक्त मिच्चा रमैया ने मुजफ्फर खान को जमीन बेची थी। और उसके बाद जब मिच्चा रमैया के जो वारिस हैं, उन्हें इस बात की जानकारी लगती है कि उनके पिता ने ज़मीन बेच दी है, या फिर उनके द्वारा, मुजफ्फर खान के द्वारा इनके ज़मीन को छल कपट करके खरीद लिया गया है, तब ये पूरा परिवार प्रशासनिक शरण में चला जाता है। प्रशासनिक जांच होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रशासनिक जांच कितनी बार चल सकती है। दरअसल प्रशासनिक जांच 4 बार चली और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। रिपोर्ट में साफ है, ये जांच में साफ है कि मुजफ्फर खान ने ज़मीन छल कपट करके खरीदी। दरअसल मिच्चा रमैया ने जब ज़मीन खरीदी थी, तब उन्होंने सोमारी बेवा नाम की एक आदिवासी से ज़मीन खरीदी थी। लेकिन उसके बाद मुजफ्फर खान ने 5,000 रुपये के, सिर्फ 5,000 रुपये के वसूली के लिए गिरवी रख ली ज़मीन मिच्चा रमैया की। और उसके बाद जो कुछ षड्यंत्र रचा गया, उसके शिकार आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ मिच्चा रमैया जी की बेटी मल्ली बनी हुई है। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं ये जांच प्रक्रिया कैसे चली, कहाँ तक चली, किन्होंने की और प्रशासनिक तौर पर क्या किया गया, और ये मामला किस तरह से, बहरहाल छत्तीसगढ़ का एक बहुत संगीन मामला हो सकता है। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस विवादित ज़मीन पर सिर्फ मकान निर्माण कार्य ही नहीं चल रहे, बल्कि इनकी खरीद बिक्री की बात भी सामने आती है। सवाल ये उठते हैं कि क्या विवादित भूमि की खरीदी बिक्री हो सकती है? क्या विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य हो सकता है? खैर, बहरहाल हम मल्ली जी से रूबरू होते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। मल्ली जी, आप जितना कुछ जानती हैं, आप हमसे खुलकर बोलिए। मैं मिच्चा रामा की बेटी हूँ। तो मिच्चा रामा खरीदा था, मैंने खरीदा था सुमारू कि क्या तो नाम का लड़का के यहाँ से 500 में लिया था जमीन, 500 रुपया में। तो अभी 5,000 बोले, वहाँ लिखे हैं 5,000 बोल के। 5,000 का नहीं है, 500 रुपया में लिया है मेरा बाप मिच्चा रामा। वहाँ खरीद के फिर हमारे यहाँ पप्पा बीजापुर का ज़मीन को लिया तो अभी देख, मेरे पापा मरने के बाद मुजफ्फर खान ने क्या किया, अभी मर गया। यहाँ मरने के समय भी मुजफ्फर खान आया था, तो मेरा बाप कौन सा सन में मारा वो सब सन लिख लिया। अगर हमारे यहाँ पप्पा का ज़मीन को अभी बेच के घर बना रहा है, खरीदी बिक्री हो रहा है। और हम लोग पेशी में इतना बुलाते हैं, तो पेशी में भी मैं जा रही हूँ। तो मिच्चा रामा की लाट वाली बेटी है, लेकिन लड़ रही है, वो जमीन के लिए लड़ रही है। वो मिच्चा रामा की बेटी छोटी वाली मल्ली, तो ज़मीन तो ऐसा बिक्री नहीं हो सकता है। तो मुसलमान की बेच के खा रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीदी बिक्री हो रहा है, फिर भी बना रहे हैं। तो कभी भी अभी पेशी जा रही हूँ तो उसका कुछ फैसला नहीं हो रहा है। कलेक्टर क्या गई हूँ मैं, तो SDM क्या गई हूँ मैं, सब क्या जाने के बाद अभी रोक लगाएंगे बोल के SDM बताया। तो SDM कहाँ, वो ऐसा बताया कि देख अभी घर बनाने नहीं देंगे बोले। तो रोक लगाए थे, फिर भी रोक लगाए थे, लेकिन अब फिर भी बना रहे हैं, बेच रहे हैं मुसलमान लोग। मुसलमान कैसा खरीद रहा है कि ज़मीन वो बेच रहा है, ऐसा हड़प लिए मेरा पापा का ज़मीन को। तो मैं उसके लिए अभी जाके हाई कोर्ट में लटका दिए।
हाई कोर्ट भी मैं गई थी, अभी तक उस पर फैसला अभी नहीं हो रहा है कि भेज के ऐसा कर रहे हैं। अब मैं इतने गरीब की लड़की हूँ मैं, तो मैं किसको लेके जाऊँ, कहाँ पेश जाऊँ कि क्या करूँ बोल के ऐसा सोच रही हूँ मैं। ये जो बातें हैं, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आप कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जितने लोग की बात आप तहसीलदार के यहाँ भी गए, सब हुआ, सब दादा दादी का पूरा हुआ। तहसीलदार वाली अगर हम बात करें, तहसीलदार के यहाँ भी गए, क्या ठीक। तो यहाँ पर जिस तरह से इस जमीन का मामला सामने आता है, इसमें कुछ बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इतना साफ है सब कुछ, उसके बावजूद जांच पे जांच चलती है, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और अभी के समय में हाई कोर्ट की सुनवाइयां भी ऑनलाइन हो रही हैं। क्या आज हम भरोसा कर सकते हैं न्यायपालिका पर? यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन यदि हम प्रशासनिक तौर पे देखें तो विवादित जमीन जिला मुख्यालय के हृदय स्थल में मौजूद है। थाने के सामने, बीजापुर कोतवाली थाने के सामने से लेकर लगभग कलेक्ट्रेट के आसपास तक इनकी जमीन फैली हुई है, जिस जमीन की खरीद बिक्री हो रही है और वहां पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। इस बात की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी है, उसके बावजूद यहाँ पर रोक नहीं लग रहा, धड़ल्ले से काम चल रहा है। लोग आदिवासियों का जो हक मार रहे हैं, आदिवासियों के साथ जिस तरह का छल कपट हो रहा है, क्या ये एक सुनहरे भविष्य की तरफ इंगित करता है? क्या आदिवासियों का भविष्य, क्या आदिवासियों का भविष्य सुरक्षित है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आने वाला गैर आदिवासी आदिवासियों के हितों की रक्षा कर सकता है? आज प्रशासन में जितने भी अधिकारी यहाँ आए हैं, उनमें शायद ही ऐसा कोई होगा जो आदिवासी रहा हो। तो यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि क्या हम जातिवाद की सोच से ग्रसित हैं? क्या हम धर्म के आगे सोच नहीं सकते? क्या यहाँ पर जिस तरह का जो मामला सामने आ रहा है, इस मामले की 4 बार जांच होती है, मैं बार बार इस बात को दोहराता जाऊंगा, 4 बार जांच होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता और उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, विवादित ज़मीन है ये। हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस मामले की सुनवाई चल रही है, उस ज़मीन पर आप उस ज़मीन की खरीदी बिक्री कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर निर्माण कार्य कैसे चल सकते हैं? जबकि हमने कई जगह पर इस चीज़ को देखा है कि जो विवादित भूमि होती है, वहाँ पर एक बोर्ड चस्पा कर दिया जाता है कि यह भूमि विवादास्पद है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कार्य इलीगल है, गैर कानूनी है। इस ज़मीन की खरीदी बिक्री से जुड़ी हर बात गैर कानूनी होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह की बातें सामने आती हैं, उनमें ये कागजात जो मल्ली जी इस वक्त उठाई हुई हैं, ये सारे कागजात इनके पास रखे होते हैं, एक फाइल पूरा ये तैयार कर लेते हैं, ये सारे कागजात ये लेकर घूमते हैं, दर बदर भटकते हैं, लेकिन नतीजे अब जो है हाई कोर्ट में मामला जाके पहुंच जाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, नज़र नहीं आता। दरअसल हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज के उस बयान की, जिस पर भारत समेत पूरी दुनिया में एक बात वायरल हो चुकी थी और जहां पर भारतीय न्यायपालिका पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि भारत की न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था कुछ चंद अमीरों की मुट्ठी में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का प्रशासन, या फिर जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, बस्तर में आदिवासियों की ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, तो बस्तर के जो आदिवासी हैं उनसे जुड़े हुए मामलों की अगर बात करें, तो यहाँ पर जिस ज़मीन की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी उन्हीं अमीरों के हाथ में है? क्या यहाँ की न्यायपालिका भी उन्हीं अमीरों के हाथ में है? यदि ऐसा है तो निश्चित ही ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला मामला हो सकता है। वजह ये है क्योंकि नक्सलवाद जिस तरह से बस्तर में अपने पैर फैलाता है
और उसके बाद जिस तरह से उसके नारे आते हैं या फिर जो एक स्लोगन हो जाता है वो एक साफ तौर पर सामने निकल कर आता है। जनता ना सरकार की वे बात करते हैं, जल जंगल जमीन की वे बात करते हैं। दरअसल बस्तर का आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी है। प्रकृति से इतना प्रेम बस्तर के आदिवासियों को खास बना देता है। यही वो कारण है कि बीजापुर जैसा इलाका, बीजापुर जिला मुख्यालय या फिर बीजापुर की अगर आप बात करें, पूरे जिले की अगर आप बात करें तो पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी के चपेट में है। अधिकांश भूभाग जो है वो या तो रेड जोन में है या तो फिर कंटेनमेंट जोन में है, लेकिन बीजापुर अब तक सेफ है, ग्रीन जोन है। उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ के आदिवासी, आप चाहे लाख इन्हें अशिक्षित कहें, असभ्य कह लें, जिस तरह से बातें सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। इन्होंने कोरोना को रोक रखा है अपनी सीमाओं पर। कोरोना ने अब तक यहाँ पर दस्तक नहीं दी है। बात अलग है कि नक्सलियों से लड़ने के लिए जो जवान यहाँ पर आए हुए हैं, सीआरपीएफ की हम बात कर रहे हैं, उनके अधिकारी, 2 अधिकारी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अच्छी बात यह है कि फोर्स में अनुशासन काफ़ी अच्छे से होता है। यही वो वजह है कि कोरोना ने यहाँ पर अपने पैर नहीं फैलाए। लेकिन एक महामारी जो बस्तर की बीहड़ों में फैली हुई है, वो महामारी ये है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिपॉजिट 13 की बात कर लें या फिर आप किरंदुल, बचेली, लोहंडीगुड़ा, नगरनार, आप जहाँ की भी बात कर लें, उन सारे मुद्दों को अगर आप जोड़कर देखें तो वो खैर सरकारी एजेंडे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति जो गैर आदिवासी है, वो एक आदिवासी की ज़मीन खरीदता है और ये मामला लगातार जांच के दायरे में रहता है और फिर फाइनली ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। इस विवादित ज़मीन पर निर्माण कार्य चलते हैं, टुकड़ों में लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में की जो राशि का एक आंकड़ा लगाएं तो लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए की ज़मीन में, ज़मीन की जो है बिक्री टुकड़ों में डिसमिल के हिसाब से बेची जाती है। अगर आप आज नहीं चेते, अगर आप आज इन आदिवासियों के हक के लिए आगे नहीं आए, तो फिर क्या मानकर चलें कि आदिवासियों का भविष्य आपके प्रदेश में, आपके देश में, आपके क्षेत्र में कितना सुरक्षित है? क्या नक्सली इसी तरह से बंदूक उठाकर जवानों का खून बहाते हुए, या फिर जिस तरह से आप बयान जारी करते हैं, या फिर जो चीज़ें हम रिपोर्टर होने के नाते देखते हैं, पत्रकार होने के नाते देखते हैं कि आदिवासियों के द्वारा जिस तरह से जो कदम उठाए जाते हैं, वहाँ पर जिस तरह से नक्सल मूवमेंट सामने आते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखें तो आपको सारा गणित, सारा खेल साफ हो जाएगा आपका कि ये जो लड़ाई होती है यहाँ पर आदिवासियों के जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ जो मामला है, ये जितने भी मामले बनते हैं यहाँ पर इन जंगलों का विनाश करते हुए इनकी ज़मीन हड़पने का जो कार्य करते हैं, जब ये पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं तो एक कमज़ोर व्यक्ति उसी जगह पर जाता है जहाँ से उसे ताकत मिलती है। और यदि वो ताकत उन्हें नक्सलियों से मिलती है तो वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच सकता है, जिसे पुलिस भी मानती है। और अगर ये बात आप मानते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये मामला बहुत बड़ा मामला हो जाता है, काफ़ी सेंसिटिव मामला हो जाता है। जिला मुख्यालय के अंदर कलेक्ट्रेट से लेकर के, आप समझने की कोशिश कीजिए, कलेक्टर कार्यालय से लेकर के आप बीजापुर का जो कोतवाली थाना है वहाँ तक के, यानी कि पुलिस थाने से लेकर के जिलाधीश के कार्यालय के लगभग सामने तक की जो जमीन है वो विवादास्पद है और उस पर जो है निर्माण कार्य चलते हैं, उस जमीन की खरीदी बिक्री की जाती है और आदिवासियों का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में प्रक्रियाधीन रहता है। तो क्या हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं, आपकी सरकारों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्या आदिवासी यूं ही दर बदर भटकने के लिए पैदा होते हैं? एक सवाल हम छोड़े जाते हैं आपके लिए, लेकिन उसके पहले हम मल्ली जी से राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सवाल और कर लेते हैं। क्या ये बात पूर्व विधायक जो रहे हैं, पहले के जो नेता रहे हैं और अभी के जो नेता हैं, उनको पता है या नहीं पता है?